Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of World Trade Organization some agreements. यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम विश्व व्यापार संगठन के जो कुछ समझौते हैं उन समझौतों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानते हैं। 1947 के अंदर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना हुई थी, यानी गेट की स्थापना हुई थी। उसके बाद में गेट की जो है 8 दौर की वार्ता चली, जिसके अंदर जो है टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर को हटाने के ऊपर बातचीत होती रही। लेकिन जो 8वें दौर की वार्ता थी, जिसको हम उरुग्वे दौर की वार्ता कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। और अब जो है विश्व व्यापार के ऊपर जो नियंत्रण और नियमन का कार्य है वो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा के अंदर है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की कुल संख्या 164 है और अफगानिस्तान जो है वो 2016 के अंदर 164वां इसका सदस्य बना था। तो इस प्रकार से गेट का स्थान लेने के बाद में जो डब्ल्यूटीओ है वो गेट से ज़्यादा प्रभावशाली हुआ है। और इसके अंतर्गत जो पहले कुछ समझौते लंबित थे गेट के दौर के अंदर, वो समझौते भी सिरे चढ़े और कुछ नए समझौतों को भी अंजाम दिया गया और कुछ नए विषयों को, नए मुद्दों को भी जो है डब्ल्यूटीओ ने अपनी वार्ताओं के अंदर शामिल किया है। तो अब हम विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कुछ समझौते हैं उनको बारे में डिस्कस करते हैं। जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई तो उसमें गेट के जो नियम और समझौते थे उसके अलावा कुछ नए विषयों पर भी समझौते किए गए और ये विश्व व्यापार के मार्ग में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो ये जो समझौते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कृषि में व्यापार। गेट के जो नियम थे उन नियमों के अंदर जो है कृषि को छूट थी, यानी एग्रीकल्चर जो था वो गेट के नियमों में शामिल नहीं था। एग्रीकल्चर के जो व्यापार के ऊपर जो है गेट का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई तो उसके बाद जो है एग्रीकल्चर को भी डब्ल्यूटीओ के विषयों में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब तक के इतिहास का जो ये सबसे विवादास्पद विषय रहा है। सबसे पहले तो ज़्यादातर जो देश थे, जो अविकसित देश थे, वो एग्रीकल्चर को इसके अंदर लाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर जो है डब्ल्यूटीओ के विषयों में शामिल हो गया, उसके बाद इसके जो प्रावधान थे, जो क्लॉज थे, उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा विवाद रहा। लेकिन फिर भी डब्ल्यूटीओ के जो अंतिम अधिनियम थे उसके अंदर कृषि से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो अब हम एक एक करके उन प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहले है घरेलू समर्थन। अनेक देश कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के लिए समर्थन मूल्य देते हैं। जैसे भारत है, भारत भी बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो घोषित करता है। तो डब्ल्यूटीओ ने समर्थन कीमतों को कम करने के लिए समझौता किया, जिसे समर्थन के लिए कुल उपाय कहा जाता है, AMS जिसको कहा जाता है। तो यदि ये समर्थन मूल्य जो है अविकसित देशों में कुल उत्पादन के 10% से अधिक है और विकसित देशों में अगर ये 15%, 5% से ज़्यादा है तो ही ये नियम लागू होगा। यानी जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, जितने मूल्य का सरकार के द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है, उनको जो सब्सिडी दी जा रही है, अगर वो कुल मूल्य का 10% से ज़्यादा है अविकसित देशों में तो ये नियम लागू होंगे। और जो विकसित देश है उनके अंदर अगर ये राशि जो वो 5% से ज़्यादा है तो ये नियम लागू होंगे। यदि ये समर्थन कीमत तय सीमा से अधिक है तो विकसित देशों को इनमें 10 वर्षों में 13.3% तक की कटौती करनी होगी और अविकसित देशों को जिनमें 6 वर्षों के अंदर 20% तक कम करना होगा। निर्यात प्रतियोगिता दूसरा इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है। डब्ल्यूटीओ ने कृषि के व्यापार में प्रतियोगिता पूर्ण माहौल पैदा करने के लिए जो प्रावधान किए हैं। इसके लिए डब्ल्यूटीओ चाहता है कि ये जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए रखे हैं वो प्रतिबंध कम होने चाहिए और इसको जो व्यापार का उदारीकरण भी कहा जाता है। तो जब एग्रीकल्चर के व्यापार का उदारीकरण होगा तो इसके कारण विकसित देशों को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि अविकसित देश जो है उनके अंदर एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट है अभी भी ज़्यादा है। लेकिन जो विकसित देश है उनके अंदर जो है इनडायरेक्ट जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी वजह से एग्रीकल्चर की कॉस्ट जो है वो कम है। उसकी वजह से जो विकसित देश है, विकसित देशों के उत्पाद जो है आसानी से व्यापार पर प्रतिबंध हटने से भी अविकसित देशों में जाएंगे और जिसका जो है नुकसान अविकसित देशों को होगा और विकसित देशों को इसका फ़ायदा होगा। इसीलिए इस प्रकार के जो क्लॉज थे उन क्लॉजों का जो है वो अविकसित देशों जैसे कि भारत आदि देशों ने इसका जो है पुरजोर जो विरोध किया है। आगे बाजार पहुँचे। डब्ल्यूटीओ व्यापार नीति समीक्षा संयंत्र के लिए नियम बनाता है
और उनको लागू करता है। सभी देशों के लिए व्यापार की पहुंच के लिए ये घरेलू और विदेशी नीतियों के माध्यम से जो है भेदभाव को समाप्त करने, यानी कोई भी देश जो व्यापार के साथ में जो भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो घरेलू व्यापार हो, विदेशी व्यापार को भी वैसी सुविधाएं देगा और व्यापार अवरोधों को खत्म करने पर जोर देता है। फिर भी यदि कोई गलत तरीके से घरेलू व्यापार को नुकसान पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध जो प्रावधान किए गए हैं, यानी एक देश विदेशों से आने वाले आयात के ऊपर जो प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन अगर विदेशों से जो आयात आ रहा है और उस आयात के द्वारा गलत तरीके से घरेलू क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर उस आयात के ऊपर जो प्रतिबंध लगाने का प्रावधान जो है WTO ने किया है। हालांकि बाजार तक पहुंच की बात करता है कि प्रत्येक देश की जो दूसरे देश के बाजारों तक पहुंच होनी चाहिए, दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट जो है उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा देश जानबूझ करके किसी घरेलू देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, उद्योगों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे देश के प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे है, WTO ने गैर प्रशुल्कों को आयात निर्यात करों में समाहित करने की व्यवस्था की है। यानी जो पहले गैर शुल्क जो प्रतिबंध लगा रखे थे, उन प्रतिबंधों के स्थान के ऊपर WTO ने कहा कि आप जो आयात निर्यात करों को लगा लीजिए और उन जो गैर शुल्कीय प्रतिबंध है उनको जो पूरी तरह से आपको समाप्त करना है। परिणामित सीमा शुल्क जो बाध्य है, तो 6 साल में जो इसको धीरे धीरे खत्म करना है। तो अगर ये जो शुल्क है, अगर ये लगाना ज़रूरी भी है, तो भी 6 साल के अंदर जो है धीरे-धीरे इन शुल्कों को जो है ख़त्म करना पड़ेगा। जो सीमा शुल्क है उसकी अधिकतम सीमा भी तय की गई है। आर्थिक सहायता जो कृषि को और कृषि सहायता जो निम्न आय या कम संसाधन वाले उत्पादकों को दी जाती है, तो अविकसित देशों को इसे कम करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर अविकसित देश जो है कम आय वर्ग के लोगों को या कम संसाधन वाले लोगों को सहायता देने के लिए अगर एग्रीकल्चर को सब्सिडी दे रहे हैं, तो उन्हें जो इस सब्सिडी को कंटिन्यू करने का अधिकार जो WTO एग्रीमेंट में मिलता है। लेकिन जो विकसित देश है वो चाहे कम संसाधनों वाले, चाहे गरीब व्यक्तियों के लिए, निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हों, तो भी जो उनको इस क्लॉज से कोई छूट नहीं है। उन्हें जो ये आर्थिक सहायता जो खत्म करनी ही करनी होगी। आगे, वास्तविक सीमा शुल्क बाध्य दर से अधिक नहीं हो सकता। बाध्य दर यदि ये बाध्य दर से अधिक करनी है, तो व्यापार में भागीदार देशों के साथ समझौता करके किया जा सकता है। यानी एक बाध्य दर का मतलब एक अधिकतम दर कर रखी है कि उससे फालतू जो कोई सीमा शुल्क नहीं होगा। लेकिन अगर कोई देश उस बाध्य दर से ज़्यादा सीमा शुल्क लगाना चाहता है, तो जिन-जिन देशों के ऊपर वो सीमा शुल्क लागू होता है, पहले उन देशों के साथ में बातचीत करनी होगी। अगर वो देश उसके लिए सहमत होते हैं, तो फिर जो है बाध्य दर से ज़्यादा जो है वो सीमा शुल्क को किया जा सकता है। आगे, अविकसित देशों को विशेष और भेदात्मक या अधिक अनुकूल व्यवहार दिया गया है। अविकसित देशों के लिए ये अवधि जो है 6 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दी गई है। यानी अविकसित देश जो है वो अलग-अलग देशों के साथ में जो अलग-अलग प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, व्यापार को लेकर के अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर जो अलग-अलग प्रकार की दरों को वो निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक निश्चित सीमा अवधि तय की गई थी, पहले 6 साल के अंदर इसको कम करना था, अब आगे बढ़ा करके इसको जो है 10 वर्ष कर दिया गया है। आगे, सबसे अविकसित देशों को किसी प्रकार की कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। यानी वो एग्रीकल्चर के अंदर जो व्यापार नीति पहले से अपनाए हुए थे, वही नीति जो आगे जारी रख सकते हैं। बाजार तक पहुंच में सुधार के लिए औद्योगिक देशों को 6 वर्ष के अंदर सीमा शुल्क में 36% की कमी करनी होगी और अविकसित देशों को जो है 10 वर्ष के अंदर 24% की कमी करनी होगी। तो जब ये सीमा शुल्क धीरे धीरे कम हो जाएंगे, पहले तो ये कहा गया कि जो गैर प्रशुल्क है उनको आप सीमा शुल्क में कन्वर्ट कीजिए और जो सीमा शुल्क है उनको फिर चरणबद्ध तरीके से जो है धीरे धीरे कम करना है। दूसरा, कपड़ा क्षेत्र में व्यापार। कपड़ा क्षेत्र में 1994 तक अल्पकालीन, दीर्घकालीन व्यापार और बहु फाइबर व्यवस्था के तहत भेदात्मक प्रतिबंध लागू किए हुए थे। तो ये भेदात्मक प्रतिबंध के अंतर्गत क्या था कि ये जो देश थे, वो देश जो है अविकसित देशों से जो कपड़े का आयात होता था, उस आयात के ऊपर जो है अलग-अलग प्रकार की दरें वसूल करते थे। इनका उद्देश्य जो था अमेरिका जैसे देशों में अविकसित देशों से होने वाले कपड़े के निर्यात को रोकना था। जो विकसित देश थे वो नहीं चाहते थे कि भी जापान है, भारत है, उनसे जो है कपड़ा उन देशों के अंदर आए, क्योंकि इससे उन देशों के उद्योग नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए थे। तो इसके लिए उन्होंने जो है व्यापार के जो कपड़ा का व्यापार था उसके ऊपर जो है भेदात्मक नीति को लागू किया और लगातार इनका दायरा बढ़ता ही जा रहा था। यानी नए-नए जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के ऊपर ये भेदात्मक व्यापार नीति लागू हो रही थी। अतः
इन अनिश्चित प्रतिबंधों को हटाने के लिए WTO के नियमों में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रावधान कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले कपड़े पर समझौता कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंधों और MFA को ख़त्म करने की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत जो 2004 तक कपड़े के व्यापार पर जो MF के तहत लगाए गए गैर प्रशुल्क प्रतिबंध थे, उनको हटा करके 1 जनवरी 2005 तक WTO के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रणाली में लागू करना था। यानी MF के तहत जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट था, जो ये कपड़ा समझौता था, इसके अंतर्गत जो है वो कपड़े के ऊपर जितने भी गैर शुल्क प्रतिबंध लगा रखे थे, उनको जो है 1 जनवरी 2005 तक पूरी तरह से समाप्त करना था। तो इसमें जो पहले 3 साल थे उनमें 16% तक की कमी करनी थी। अगले 4 साल के अंदर इन प्रशुल्कों में जो गैर प्रशुल्क प्रतिबंध थे, इनमें 17% की, और उससे अगले 3 सालों के अंदर में 18% की कमी करनी थी। और बाकी जो बचे हुए प्रतिबंध थे वो जो है 2005 तक पूरी तरह से ख़त्म करने थे। यानी 2002 तक ये जो 51% प्रतिबंध थे ये ख़त्म करने थे, और आगे 2005 तक बाकी सारे प्रतिबंध जो 49% और बचते हैं उनको ख़त्म करके जो कपड़ा का व्यापार उसके ऊपर जो गैर प्रशुल्क प्रतिबंध थे उनको पूरी तरह से समाप्त करने की व्यवस्था जो है WTO इस एग्रीमेंट में की गई है। आगे WTO प्रणाली में शामिल देश उन वस्तुओं के बारे में भेदात्मक नीति अपना सकते हैं जो WTO के नियमों से बाहर है। यानी वैसे तो WTO कहता है कि एक देश को कोई भी भेदात्मक नीति नहीं अपनानी चाहिए, सभी देशों के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ एक जैसी नीति अपनानी चाहिए। लेकिन जो वस्तुएं WTO के व्यापार नियमों में शामिल नहीं है, उन वस्तुओं के मामले में कोई भी देश जो है जैसा चाहे वैसी नीति अपना सकता है। आगे अविकसित देश उस दशा में प्रतिबंध लगा सकते हैं जब आयात से घरेलू उद्योग नष्ट हो रहे हों। यानी अगर एक देश से आयात करने की वजह से घरेलू क्षेत्र को, घरेलू उद्योगों को अगर नुकसान पहुंचता है, तो उस उद्योग के ऊपर जो है, उस वस्तु के आयात के ऊपर जो है अपने उद्योगों को बचाने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके बाद है व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। WTO में उत्पादों के लिए पेटेंट्स की व्यवस्था की गई है। यह सभी देशों के लिए अनिवार्य है। यानी प्रत्येक देश को जो है अपने उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया दोनों का पेटेंट करवाना जरूरी है। जिन देशों में ये पेटेंट्स लागू नहीं है, उन देशों को 10 साल का समय दिया गया है कि 10 साल के अंदर वो WTO के अकॉर्डिंगली अपने देश में पेटेंट की व्यवस्था लागू करे। ये पेटेंट वस्तुओं का किया जा सकता है जो नई हो और उनमें आविष्कार का तत्व शामिल हो। तो WTO ने ये भी बताया है नियमों के अंतर्गत कि किन वस्तुओं का पेटेंट करवाया जा सकता है। पेटेंट उन वस्तुओं का करवाया जा सकता है जो बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया और नए तरीके से बनाया गया हो, और उस आविष्कार का करवाया जा सकता है जो एक देश ने जो है अपने देश में किया हो। यानी मूल रूप से जो उत्पादक और मूल रूप से जो आविष्कारक हैं वो जो है अपने अपने प्रोडक्ट का जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं। पौधे, जानवर, मनुष्य, जानवरों के उत्पादन की चिकित्सा शल्य प्रणाली, पौधों के उत्पादन और पशुओं के प्रजनन के लिए मूल रूप से जैविक प्रणाली, और ऐसे आविष्कार जिनके व्यापारिक उपभोग से नैतिकता, मानव, पशु, पौधे और पर्यावरण को खतरा है, उन सभी प्रकार की चीज़ों के ऊपर जो है ये पेटेंट लागू नहीं होते। तो WTO के एग्रीमेंट में ये भी बताया गया कि किस अवस्था के अंदर या किन किन वस्तुओं के ऊपर जो वो पेटेंट की प्रक्रिया लागू नहीं होती। इसमें व्यवस्था है कि किसान जो वो किसी भी फर्म से अपनी पसंद का बीज खरीद सकता है, और एक बार किसान ने बीज खरीदा, उस फसल को बो लिया और उसी फसल से वो बीज तैयार कर सकता है, और बीज तैयार करके उस बीज की जो है अगले साल में बुआई भी कर सकता है। और अगर उसका जो फालतू अगर बीज बन जाता है, जैसे मान लीजिए किसान को अपने लिए बीज की कम आवश्यकता है, उसने बीज का प्रोडक्शन फालतू कर लिया, तो वो फालतू बीज को बेच भी सकता है बाजार के अंदर। लेकिन जिस कंपनी का उसने पहले बीज लिया था उस कंपनी के ब्रांड के नाम से वो बीज नहीं बेच सकता। अगर वो उस ब्रांड से प्रोडक्शन करना चाहता है और उस ब्रांड का जो वो सेल करना चाहता है, तो उसके लिए पहले उसके जो मूल उत्पादक है जिसने पेटेंट करवा रखा है उससे जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर वो परमिशन देता है तो फिर वो ब्रांड के नाम से भी बीज है वो बेच सकता है। आगे स्वे जेनरिस व्यवस्था में पौधों के प्रजनन का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी स्वे जेनरिस जो है वो पौध के पेटेंट्स के बारे में बात करता है।
यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज यानी UPNV 1991 में यह व्यवस्था की गई थी कि बिना प्रजनकों की इजाज़त के उनके द्वारा प्रजनन किए गए पौधों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी भी व्यक्ति ने या फर्म ने अपने खुद की पौध तैयार की है तो उस पौध का या उस पौधों का प्रयोग जो है उस कंपनी की परमिशन के बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो WTO का जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के अंदर 24 किस्म के पौधे शामिल किए गए थे जिनके ऊपर जो है स्वे जेनरिस व्यवस्था लागू होती है। उन पौधों का जो प्रोडक्शन कोई भी बिना इजाज़त के नहीं कर सकता और यह संरक्षण PBR यानी प्लांट ब्रीडर्स राइट्स के स्वामियों को ही मिलता है। यानी प्लांट ब्रीडर राइट्स जिन्होंने ले रखा है केवल वही व्यक्ति जो है इस प्रकार का जो है क्लेम कर सकते हैं कि उनकी जो पौध है उसका दूसरा कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। आगे व्यापार से संबंधित निवेश उपाय यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि एक देश के अंदर विदेशी निवेशक जो होते हैं अगर निवेश करना चाहते हैं तो उनके साथ में वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा घरेलू निवेशकों के साथ में किया जाता है। यानी निवेश के मामले में जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एक देश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि जो घरेलू निवेशक होते हैं उनको तो अलग से जो अच्छी सुविधाएं प्रदान करें और जो विदेशी निवेशक है उनको जो है कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था जो है वो जो विकसित देश है उन देशों की एक सोची समझी साजिश थी क्योंकि उनको पता था कि अलविकसित देशों के अंदर उन्हें अगर निवेश करना है तो उनको इस प्रकार की छूट चाहिए और एक बार जब उनको विकसित देशों में अलविकसित देशों के अंदर निवेश करने का मौका मिलेगा तो फिर वहाँ की जो निवेश व्यवस्था है या जो घरेलू निवेशक है उनको एक बार वो तबाह करेंगे और बाद में जो उन देशों के ऊपर जो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसी सोची समझी व्यवस्था का जो एक हिस्सा थी। विदेशी निवेशकों पर निर्यात संवर्धन, स्थानीय कच्चे माल या अन्य उत्पाद के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी जिन सुविधाओं का उपयोग घरेलू निवेशक करते हैं उन्हीं सुविधाओं को प्रयोग जो वो विदेशी निवेशकों को भी करने की इजाज़त इस व्यवस्था के अंतर्गत दी गई है। इसके साथ किसी देश की सरकार को विदेशी निवेशकों पर किसी क्षेत्र विशेष में निवेश करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। यानी प्रत्येक देश के लिए जो कुछ प्राथमिकता वाले निवेशक क्षेत्र होते हैं तो कोई भी देश की सरकार जो है विदेशी निवेशकों को जो है किसी विशेष क्षेत्र में निवेश के लिए जो वो बाधित नहीं करेगी। यानी विदेशी निवेशक अपनी मर्जी से जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका लाभ ये होगा कि इससे उद्योगों का तेज़ी से विकास होगा क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में है, घरेलू देशों के पास पूंजी नहीं है तो विदेशी निवेशक अपने देश की पूंजी उन अलविकसित देशों के अंदर जो लगाएंगे जिससे वहाँ पर जो उद्योगों का विकास होगा। आर्थिक विकास के अंदर जो गति आएगी और जो भुगतान शेष है वो उसके अंदर जो असंतुलन है वो दूर होगा क्योंकि एक देश में जो निवेश होता है विदेशी निवेश होता है वो निर्यात के समान होता है। जब विदेशी निवेश बढ़ेगा तो उस देश में निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ने के कारण एक देश का जो भुगतान शेष अगर प्रतिकूल है तो उसके अंदर जो सुधार होगा। इसके बाद है सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। WTO में इस समझौते के साथ ही पहली बार सेवाओं के व्यापार से भी प्रतिबंध हटाने का समझौता किया गया। यानी जो पहले गेट था, गेट के अंदर जो सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जो WTO एग्रीमेंट किया गया उसके अंदर पहली बार जो सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल किया गया है। यह समझौता जो है बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, संचार, यातायात, टूरिज्म आदि के संबंध में उदार और समानता की नीति बनाने की बात करता है। साथ ही ये समझौता ये भी कहता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs हैं उनके लिए भी सभी देशों को अपने सेवा क्षेत्र को खोलना चाहिए। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो प्रत्येक देश में जिस सेवा क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। इसमें केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया गया है जिनके लिए उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है क्योंकि अलविकसित देशों के पास में जो है उच्च तकनीक नहीं है, विकसित देशों के पास में उचित तकनीक है। लेकिन विकसित देश जो अलविकसित देशों की सेवाओं में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे। तो इसलिए WTO का ये एग्रीमेंट है जो गेट्स है ये कहता है कि अगर अलविकसित देश अपने देश के अंदर सेवाओं पर से प्रतिबंध हटाएंगे तो उसके कारण जो उच्च टेक्नोलॉजी के प्रयोग वाली जो सेवाएं हैं वो भी उनके देश के अंदर जो उपलब्ध हो पाएंगी क्योंकि जो MNCs हैं जो विदेशी निवेशक है वो उस सेवा क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद है विवाद निपटारा।
अविकसित देशों के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो डब्ल्यूटीओ विवाद निवारण कार्यविधि के अधीन विवाद निपटारे का जो है सन 1966 के निर्णय के संदर्भ में जो है वो लिया जाना चाहिए। लेकिन अविकसित देश विवाद का जो निपटारा वो गेट विवाद निवारण कार्यविधि का प्रयोग करते हुए करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है उनके हित ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर जनरल है वो ऑटोमेटिकली जो मध्यस्थता का कार्य करते हैं, और जब डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर इसमें मध्यस्थता का कार्य करते हैं तो ऐसे में इस बात की उम्मीद होती है कि जो विवाद होता है उसका एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो निपटारा हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो विवाद निपटारा अधिनियम 1966 वाला प्रोविज़न था उसका प्रयोग अविकसित देश ज़्यादातर नहीं करते, हालांकि वो कर सकते हैं। इसकी बजाय जो है वो गेट की जो विवाद निपटारा कार्यविधि है उसके अंतर्गत जो है अपने विवादों का समझौता करवाते हैं या समाधान करवाते हैं। व्यापार नीतियों का मॉनिटर करना। व्यापार नीति पुनरावलोकन संयंत्र यानी TPRM व्यापार नीति समीक्षा निकाय की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, जो सदस्य देशों की व्यापार नीतियों का निरीक्षण करता है। यह 4 मुख्य व्यापारिक देश जैसे EC है, EC यूरोपियन कम्युनिटी, अमेरिका, जापान और कनाडा, इनका जो है दो वर्षों के लिए जो वो निरीक्षण करता है इनकी नीतियों का, और अगले इन 4 को छोड़ कर के अगले जो 16 बड़े देश है उनकी नीतियों का 4 वर्ष के लिए, और शेष जो देश है उनकी व्यापारिक नीतियाँ उनका 6 वर्ष के लिए जो रिव्यू किया जाता है। ये जो व्यापार नीति अनुवीक्षण प्रक्रिया ने व्यापार और आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए काफ़ी सहायता दी गई है और उनके उदारीकरण में भी मदद की गई है। तो ये जो नीति है, इस नीति के अंतर्गत जिन देशों की व्यापार नीतियाँ जो है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, उनका रिव्यू करने के बाद उनमें सुधार के लिए जो काफ़ी जो है मदद दी गई है। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।